हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, माई ई बुक्स 24/7 यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, हम कर रहे हैं आरएएस प्रीलिम्स एंड मेंस की प्रिपरेशन, जिसमें हमारा चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी में हमारे 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे हरित बायोटेक्नोलॉजी यानी कि ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी यानी कि हरित जैव प्रौद्योगिकी। अब इसमें हमारी जो तीसरी क्लास है, जिसमें हम फिनिश कर देंगे हरित बायोटेक्नोलॉजी को। देखो, इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है ऊर्जा फसलें एवं बायो ईंधन, यानी कि ऐसी कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जिनके द्वारा हम बायोफ्यूल्स बना सकते हैं, यानी कि जैव ईंधन बना सकते हैं। और जैव ईंधन होता क्या है, इसके अलावा भारत सरकार का जो EBP एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि क्या प्रोग्राम है, कब शुरू किया गया था और उसकी अभी तक क्या डेवलपमेंट हुई है। तो जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल होते क्या हैं, तो ये पौधों, जीवों या जैविक अपशिष्ट मतलब जो रसोई का अपशिष्ट है उससे, या फिर फसल का कोई अपशिष्ट है उससे बनाए जा सकते हैं। और रिन्यूएबल होते हैं, यानी पुनः नवीनीकरणीय होते हैं, यानी इनको बार बार बनाया जा सकता है। और ये पारंपरिक पेट्रोल डीजल का हरित विकल्प है। हरित विकल्प का मतलब है पर्यावरण प्रदूषण को कम करता है, यानी पर्यावरण हितैषी है। उपयोग की बात करें तो ये परिवहन, बिजली उत्पादन और रसोई में किया जा सकता है। कौन कौन सी फसलें हैं जिनके द्वारा बायोफ्यूल्स बनाए जा सकते हैं, तो इसमें सबसे पहली फसल है जेट्रोफा। जेट्रोफा की सबसे खूबसूरती है कि ये सूखे क्षेत्रों में उगाई जाती है। इनके बीजों से बायोडीजल तैयार किया जाता है। कम पानी, बंजर भूमि पर भी इनको उगाया जा सकता है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय बायोडीजल मिशन के तहत इसे बढ़ावा दिया है। दूसरी फसल है गन्ना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके रस यानी कि मोलस से एथेनॉल तैयार किया जाता है। एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाता है, यानी ब्लेंड किया जाता है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण बायोफ्यूल स्रोत है, क्योंकि इसकी खेती सबसे ज़्यादा होती है। और इसका जो एथेनॉल ब्लेंडिंग में शामिल करना भी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है ताकि जो किसान हैं उनकी आय में वृद्धि की जा सके। तीसरी फसल है मक्का और गेहूँ। मक्का और गेहूँ दोनों में ही स्टार्च होता है, और स्टार्च को एथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है, यानी एथेनॉल निर्माण किया जाता है। और ये जो पढ़ रहे हैं हम, ये सभी प्रथम पीढ़ी के बायोफ्यूल हैं। यहाँ पे हम पीढ़ियाँ भी देखेंगे कि बायोफ्यूल की कौन कौन सी पीढ़ियाँ होती है। यहाँ पे अभी तक टोटल 4 पीढ़ियाँ हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। भारत अभी तक इन दोनों पे काम कर रहा है। अभी यहाँ पे शुरू नहीं किया गया है, ये तो अभी काफ़ी डेवलपमेंट स्टार्टिंग स्टेज में है। नेक्स्ट बात करते हैं एल्गी आधारित बायो ईंधन। और एल्गी आधारित बायो ईंधन होते हैं 3rd जनरेशन के। क्या होते हैं, तो एल्गी यानी शैवाल बहुत तेजी से बढ़ने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। ये सूर्य प्रकाश, CO2 और पानी से तेल युक्त बायोमास का तैयार करते हैं, जिससे कि बायोडीजल, बायोगैस और जैव एल्कोहल तैयार किए जाते हैं। विशेषता यह है कि 50 से 70% तक इनमें तेल सामग्री होती है। खेती योग्य भूमि की आवश्यकता नहीं होती। और यही इसकी सबसे खूबसूरती है, क्योंकि यहाँ पे फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट खत्म हो जाती है कि ऐसा तो नहीं है हम कि फ्यूल के चक्कर में हम फूड को इग्नोर कर दें या फूड में कमी कर दें, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता। CO2 अवशोषण में सहायक हैं, जलवायु परिवर्तन में उपयोगी हैं। इसके अलावा अपशिष्ट जल में भी उगाया जा सकता है। इनको भविष्य का बायोफ्यूल माना जाता है, क्योंकि 3rd जनरेशन का बायोफ्यूल है। अब कौन कौन सी पीढ़ियाँ होती है और कौन कौन सी पीढ़ियों में कौन कौन से बायोफ्यूल्स आते हैं, उनके बारे में चर्चा करें। और यहाँ से आपको प्री में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ऐसे मिलान वाला। इधर आपको देगा पीढ़ियाँ यानी कि कौन कौन सी जनरेशन है, और इधर देगा स्रोत और बोलेगा मिलान कीजिए। फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो यहाँ से खाद्य फसलें जिनसे फर्स्ट जनरेशन का बायोफ्यूल तैयार किया जाता है, जैसे कि गन्ना हो गया, मक्का हो गया, शुगर केन हो गया, ये सब क्या आते हैं फर्स्ट जनरेशन में। विशेषता है कि ये सीधे खाद्य पदार्थों से बनाए जाते हैं, जैसे कि एथेनॉल और बायो डीजल। सेकंड जनरेशन की बात करें तो ये अपशिष्ट व गैर खाद्य पदार्थ, जैसे कि पराली हो गया, लकड़ी हो गया, रसोई अपशिष्ट हो गया, ये सब होते हैं। खाद्य सुरक्षा पर असर नहीं होगा, यानी कि फूड पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा इनका। एग्जाम्पल जैसे कि सेल्यूलोजिक एथेनॉल, जो कि भूसी से बनाया जाता है। फिर है 3rd जनरेशन। 3rd जनरेशन में आता है एल्गी और जेनेटिकली मॉडिफाइड सूक्ष्म जीव। ये उच्च उत्पादकता देते हैं और नई तकनीक है। एल्गी आधारित बायोफ्यूल तैयार किया जाता है। 4th जनरेशन जो कि अभी स्टार्टिंग फेज में है, सिंथेटिक बायोलॉजी व CO2 पुनरावर्तन के द्वारा बनाई जाती है। कार्बन नेगेटिव इसकी विशेषता है, और ये अभी प्रयोगाधीन अवस्था में है।
भारत की बात करें तो भारत अभी फर्स्ट और सेकंड जनरेशन पे कार्य कर रहा है। अब भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसका नाम है एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, यानी कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर आयातित तेल पर निर्भर जो इंपोर्ट करते हैं अपन क्रूड ऑयल, उसमें कमी लाना इसकी सबसे अहम बात है। किसान को गन्ने के अवशेष यानी कि मोलस का मूल्य देना, पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करना। इसके अलावा EBP यानी कि एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 2003 में और 2022-23 तक लक्ष्य रखा गया था कि 20% एथेनॉल करेंगे, लेकिन बाद में इसको जो लक्ष्य है वो 2025 तक कर दिया गया और अभी 20% एथेनॉल मिश्रण किया जा रहा है जिसमें पेट्रोल में। और E20 लिखा आता है कई गाड़ियों पे, तो उसका मतलब ये होता है कि जो पेट्रोल है उसमें 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग की जा रही है। इसके अलावा कुछ पॉलिसीज़ हैं और कुछ संस्थाएं हैं जो कि बायोफ्यूल के लिए काम कर रही हैं, जैसे कि स्टेट योजना है जो कि संपीड़ित बायोगैस हेतु उपयोग में लाई जा रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में लाई गई थी जिसमें बायोफ्यूल को 4 श्रेणी में बांटा गया था: बायो एथेनॉल, बायोडीजल, एडवांस बायोफ्यूल और ड्रॉप इन फ्यूल। देखो ये दो तो अभी चल रहे हैं। एडवांस बायोफ्यूल का मतलब है जैसे एलगी आधारित, और ड्रॉप इन फ्यूल का मतलब ये होता है कि उस फ्यूल को डायरेक्ट अभी जो करंट में जितने भी वाहन चल रहे हैं उनमें डालो और चलाओ, यानी कि उनके जो इंजन है, इंजन में किसी भी प्रकार का चेंज ना करना पड़े, उन्हीं को बोलते हैं ड्रॉप इन फ्यूल। एडवांटेज की बात करें, क्या एडवांटेज है बायोफ्यूल के, तो ये रिन्यूएबल होते हैं, यानी कि ये सीमित नहीं है, कई बार बनाए जा सकते हैं। कृषि अपशिष्ट का मूल्यांकन इसके द्वारा, जैसे पराली है तो पराली से भी बनाए जा सकते हैं। किसानों को अतिरिक्त आय स्रोत देना। इसके अलावा CO2 उत्सर्जन में कमी, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करना भी इसका प्रमुख लक्ष्य है। इसके अलावा क्रूड ऑयल यानी कि जो तेल आयात करते हैं उसकी निर्भरता में कमी लाना। साथ ही कुछ चुनौतियाँ भी हैं। चुनौतियाँ हैं कि खाद्य बनाम ईंधन विवाद यानी फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट यहाँ पे यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि अभी अपन फर्स्ट और सेकंड जनरेशन पे काम कर रहे हैं जो कि ज़्यादातर फूड आधारित खाद्य फसलों से तैयार किया जाता है बायोफ्यूल। तो ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा फ्यूल बनाने के चक्कर में फूड को इग्नोर कर दें। भूमि उपयोग परिवर्तन और जैव विविधता पर प्रभाव पड़ सकता है। तकनीकी लागत और प्रसंस्करण की जटिलता हो सकती है। इसके अलावा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की अभी अनुपलब्धता यानी कि MSP का अभी भी 6% किसान लाभ उठा पा रहे हैं और केवल 24 फसलें के अंतर्गत आती है। तो अभी भी इसको MSP को बढ़ाने की आवश्यकता है, तभी हम बायोफ्यूल की तरफ ज़्यादा जा सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कृषि अपशिष्ट प्रबंधन और कंपोस्टिंग। कृषि से निकला अपशिष्ट का हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, और कंपोस्टिंग का मतलब है उन अपशिष्टों से खाद किस प्रकार से बना सकते हैं। तो देखो, बायोडिग्रेडेबल कचरे से खाद निर्माण, कंपोस्टिंग फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट वे कचरे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से सड़ गलकर पर्यावरण में वापस घुल जाते हैं, जैसे पत्तियाँ, फसल अवशेष, गोबर, सब्जियों की छिलके आदि। जब इन अपशिष्टों को नियंत्रित वातावरण में सड़ाकर डिकम्पोज खाद में बदला जाता है तो यह प्रक्रिया कंपोस्टिंग कहलाती है। किस प्रकार से कंपोस्टिंग की जाती है, यानी किस प्रकार से खाद बनाई जाती है, तो देखो, अपशिष्ट संग्रहण, खेत के सूखे एवं गीले जैव अपशिष्ट एकत्रित करना। इसके बाद में कतार या गड्ढा विधि, 3-4 फुट गहरे गड्ढे या कतार में जमा करना उनको। परत निर्माण करना, सूखा गीला गोबर मिट्टी की परतें बनाना। उसके बाद नमी व वायुविजन, नमी बनाए रखना, समय समय पर उलटना उनको। 3-4 महीने में तैयार खाद गंध रहित होगा, गहरी भूरी खाद बन जाएगी। लाभ होगा इस खाद का क्या, रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता घट जाएगी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाएगी, अपशिष्ट का पुनः उपयोग हो जाएगा। जैसे कि एक इम्पोर्टेंट खाद है जिसका नाम है वर्मी कंपोस्ट, जो कि केंचुओं के द्वारा बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्टिंग एक प्रक्रिया है जिसमें केंचुए, जिसका एक मुख्य केंचुआ है एशियाना फोइटिडा, ये जैविक अपशिष्ट को खाकर बहुत उच्च गुणवत्ता वाली खाद बना देता है। कैसे बेड बनाते हैं, सबसे पहले छाया में ईंटों मिट्टी से शेड या टैंक बनाना, फिर अपशिष्ट पड़ते जैसे कि सूखा कचरा, गोबर, गीला अपशिष्ट डालना उसमें। उसके बाद में उसमें केंचुए जोड़ना, प्रति वर्ग मीटर 1000 से 2000 केंचुए उसमें डाले जाते हैं। नमी बनाए रखा जाता है, 60 से 70% नमी जरूरी है। 45 से 60 दिनों में खाद तैयार हो जाती है, उसको छानकर पैक किया जा सकता है। विशेषता ये होती है कि NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं उस खाद में। फसल की उपज और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। ये जैविक खेती का आधार है। इसके बाद में अगला
हमारा टॉपिक है जैव सहती ईंधन, वेरी इंपॉर्टेंट है, बायोमास ब्रिकेट्स। देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे बायोमास ब्रिकेट्स कृषि अपशिष्ट है हमारे पास, जैसे भूसा है, पराली है, गन्ने की खोई है, लकड़ी का बुरादा है, इन सबको क्या किया जाता है, प्रेशर डालकर यानी दबाव डालकर ईंधन के गोले या ईंट जैसे आकार के शेप में दे दिए जाते हैं, यानी ठोस ईंट जैसी आकृति या फिर गोल ठोस ईंधन बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, तो सुखाकर और पीसकर पाउडर बना लिया जाता है, किनको, भूसा हो या पराली हो या गन्ने की खोई हो या फिर लकड़ी का बुरादा हो। उससे ब्रिकेटिंग मशीन में उच्च दबाव से संपीड़ित किया जाता है, यानी दबाया जाता है। कोई रासायनिक चिपकने वाला नहीं होता, सिर्फ ताप और दाब के द्वारा बनाए जाते हैं। ब्रिकेट्स जलाने हेतु तैयार हो जाते हैं, यानी उनको जलाया जा सकता है। इनका उपयोग किया जा सकता है ग्रामीण चूल्हों में, होटलों में, भट्टियों में, बॉयलर में, इसके अलावा इंडस्ट्रीज में। लकड़ी या कोयले के विकल्प के रूप में इनका उपयोग किया जा सकता है। लाभ क्या है, पराली जलाने से बचाव मिलेगा, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, अपशिष्ट का मूल्यवर्धन होगा और किसानों की आय में अतिरिक्त स्रोत जुड़ जाएगा। अगला है कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल वेस्ट प्रबंधन, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर। तो इसका मूल सिद्धांत यह है कि कचरा नहीं संसाधन है, यानी कचरे को कचरा ना मानकर क्या मानता है, संसाधन मानते हैं। सस्टेनेबल प्रबंधन का मतलब होता है कृषि अपशिष्ट को रिसाइकल करके खाद, ऊर्जा और पशु आहार या फिर अन्य उपयोगी उत्पादों में बदलना। जैसे कुछ तरीके हैं, फसल अवशेषों को कंपोस्टिंग के द्वारा खाद में कन्वर्ट करना, गोबर गीला कचरा है उसको वर्मी कंपोस्ट के द्वारा खाद और गैस में कन्वर्ट करना, भूसा है या पुआल है तो उसको प्रेशर और ताप के द्वारा ब्रिकेटिंग यानी ठोस ईंधन में बदलना। सब्जी मंडी में जो अपशिष्ट हैं उनको कंपोस्ट प्लांट में डालकर उच्च गुणवत्ता वाली खाद तैयार करना। न्यूनतम लागत से अधिकतम लाभ, अपशिष्ट से उपयोगी उत्पाद बनाए जा सकते हैं, उर्वरक लागत में कमी लाई जा सकती है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है, पराली जलाने की रोकथाम हो जाएगी और राजस्व का नया स्रोत मिल जाएगा। सरकार की कुछ योजनाएं जो इस तरफ काम कर रही है, जैसे कि गांव की ओर गोबर योजना, गोवर्धन योजना जो कि 2018 में शुरू की गई थी बायोगैस और खाद उत्पादन के लिए, पराली प्रबंधन सब्सिडी मशीनों हेतु ये किसानों को दी जाती है। एक है स्टेट SAT योजना जो बायो CNG उत्पादन में काम में आती है। तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए दोस्तों, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है बायोप्लास्टिक एवं पर्यावरणीय लाभ। देखो अभी तक जो ट्रेडिशनल प्लास्टिक है वो इतनी खतरनाक है कि ये पहले जब बनाई गई थी तब एक वरदान था और आज पूरे विश्व के लिए एक अभिशाप बन गया है। तो हमारे को ट्रेडिशनल प्लास्टिक से बायोप्लास्टिक पे शिफ्ट होना कंपलसरी हो गया है। और इसके क्या क्या एनवायरमेंटल लाभ है यानी पर्यावरणीय लाभ है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि बायोप्लास्टिक होती क्या है। तो देखो बायोप्लास्टिक वे प्लास्टिक होते हैं जो प्राकृतिक जैव स्रोतों यानी जैसे कि स्टार्च है, शर्करा है, सेल्यूलोज है, वनस्पति तेल है, शैवाल है, इन सबसे बनाए जाते हैं जो बायोडिग्रेडेबल यानी सड़ गल सकने योग्य होते हैं। देखो एक जो ट्रेडिशनल प्लास्टिक है उसको 500 से 1000 साल लगते हैं बायोडिग्रेड होने में, वहीं जो बायोप्लास्टिक है उसको 2 से 3 महीने से लेकर 1 साल के भीतर ये क्या हो जाता है, बायोडिग्रेड हो जाता है। ये परंपरागत पेट्रोलियम आधारित प्लास्टिक का हरित विकल्प है यानी ग्रीन ऑल्टरनेटिव है। देखो बायोपॉलीमर के प्रकार टाइप्स की बात करें तो जैसे हैं PLA, इसको बोलते हैं पॉलीलैक्टिक एसिड। ये शर्करा यानी जैसे कि गन्ना है या फिर मक्के के स्टार्च से प्राप्त होता है। दिखने में पारदर्शी ट्रांसपेरेंट होता है, थर्मोप्लास्टिक गुण वाला होता है। पैकेजिंग, बोटल्स, मेडिकल सामग्री में उपयोग किया जा सकता है। 100% बायोडिग्रेडेबल है और CO2 उत्सर्जन में भी ये कमी लाता है। अगला है हमारा PHA जिसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्के नोट। बैक्टीरिया द्वारा जैविक शर्करा को संसाधित कर तैयार किया जाता है। बैक्टीरिया द्वारा जैविक शर्करा को, जैसे गन्ने से जो प्राप्त शर्करा है उसको बैक्टीरिया के द्वारा संसाधित कर तैयार किया जाता है। जल और मिट्टी दोनों में अपघटित होने योग्य है। सर्जिकल धागे यानी कि जो स्टिचिंग करते हैं अपन, जहाँ पे हमारा अपना कहीं लग जाती है घाव में, तो सर्जिकल धागे, कृषि फिल्म और खाद बैग बनाए जाते हैं। अगला है स्टार्च आधारित बायोप्लास्टिक। यह बायोप्लास्टिक किसान उत्पादित फसलों जैसे कि मक्का, आलू, कसावा आदि की स्टार्च से बनाए जाते हैं। इसका अपघटन जल, CO2 और बायोमास में होता है। विशेषताओं की बात करें तो विशेषताएं होती है सस्ती और आसानी से उपलब्ध होती हैं, छोटे पैकेट, प्लास्टिक थैली, डिस्पोजल प्लेट बनाने में उपयुक्त है। कई बार PLA के साथ पॉलीलैक्टिक एसिड के साथ मिश्रित भी किया जा सकता है। खेती आधारित विकल्प
यानी प्लास्टिक विकल्प है। प्लास्टिक अपघटन में माइक्रोब्स की भूमिका, यानी कि अभी जो ट्रेडिशनल प्लास्टिक है उसको विघटित करने के लिए जो साइंटिस्ट है कुछ बैक्टीरियाज का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो प्लास्टिक अभी फैली हुई है उसको इकट्ठा करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सबसे पहले उसको इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाके तो हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके उसको अपघटित करेंगे। तो कुछ बैक्टीरिया, कवक और एक्टिनोमाइसेट्स प्लास्टिक पर उत्पन्न बायोफिल्म के माध्यम से उसे एंजाइम से तोड़ते हैं। तो एंजाइम की भूमिका होती है उसको तोड़ने में, जिससे वह CO2 जल और जैविक अवशेषों में बदल जाते हैं। जैसे प्रमुख माइक्रोब्स की बात करें, एक होता है सूडोमोनास पुटिडा, ये क्या करता है पेट, जिसको बोलते हैं पॉलीएथिलीन टेरेप्थेलेट, और एक होती है PHA यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्केनोएट्स का अपघटन करने में सक्षम है। कौन? सूडोमोनास पुटिडा। ये एक माइक्रोब है यानी सूक्ष्म जीव है। फिर है दूसरा एस्परगिलस नाइजर, ये LDPE अपघटन कर सकता है, यानी कि लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन का क्या कर सकता है, अपघटन कर सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है बेसिलस सबटिलेस, ये PLA पॉलीलैक्टिक एसिड को क्या कर सकता है, अपघटित कर सकता है। तो ये माइक्रोब्स याद रखना आप, ये मुख्यतः आपको मेंस में काफ़ी काम आएंगे। ठीक है, जो प्लास्टिक है, अगर प्लास्टिक के ऊपर निबंध आ जाता है या प्लास्टिक पर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो अपन ये जो माइक्रोब्स है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके कार्य बता सकते हैं, जिससे कि हमारे को एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सके। तो सूडोमोनास पुटिडा, एस्परगिलस नाइजर और बेसिलस सबटिलेस, ये माइक्रोब्स याद रखना। अभी जैसे मैंने बताया आपको, जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स का उपयोग करके जो ट्रेडिशनल प्लास्टिक है उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं वैज्ञानिक। पारंपरिक प्लास्टिक बनाम बायोप्लास्टिक कंपैरिजन की बात करें तो देखो, स्रोत की बात करें तो जो पारंपरिक प्लास्टिक है वो पेट्रोल आधारित होती है, जबकि बायोप्लास्टिक प्राकृतिक स्रोत जैसे कि फसल है, सूक्ष्म जीव है, इन पर आधारित होती है। अपघटन की बात करें तो सैकड़ों वर्षों यानी 500 से 1000 साल लग जाते हैं, इसमें कुछ महीनों में ये बायोडिग्रेड हो जाती है। पर्यावरणीय प्रभाव की बात करें तो अत्यधिक प्रदूषण करते हैं, इनमें न्यूनतम प्रदूषण होता है। पुनः प्रयोग की बात करें तो कठिन होती है, इनका पुनः उपयोग और अपघटन दोनों संभव है। CO2 उत्सर्जन ये अधिक करते हैं ट्रेडिशनल वाले, और बायोडिग्रेडेबल वाले कम। लागत की बात करें तो ये अभी सस्ती है, लेकिन ये अभी दीर्घकाल में सस्ती हैं, यानी कि अभी स्टार्टिंग फेज में है। बायोप्लास्टिक सतत विकास और पर्यावरणीय संतुलन के लिए आवश्यक समाधान है, ये कंक्लूजन अपन यूज कर सकते हैं आंसर। बायोप्लास्टिक के पर्यावरणीय लाभ, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स की बात करें तो प्लास्टिक प्रदूषण में भारी कमी ला सकते हैं, CO2 उत्सर्जन में कमी ला सकते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग में भी सहयोग करेगी। कचरा प्रबंधन में सुधार, जैविक कचरे के साथ मिलाया जा सकता है, पुनः उपयोग किया जा सकता है, पुनर्चक्रण और अपघटन इनका संभव है। सतत कृषि से जुड़ाव, जैसे कि मक्का है, कसावा है, गन्ना जैसे फसलों से प्राप्त हो सकते हैं। भारत में कुछ पहल और प्रयोग की बात करें तो IIT गुवाहाटी और टेरी एक संस्था है, उनके द्वारा PLA पॉलीलैक्टिक एसिड आधारित प्रयोग किए जा रहे हैं। टेरी ने एक ऑयल जेपर बनाया है, जो कि समुद्र में फैले ऑयल को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा माइक्रोब आधारित अपघटन पर शोध किया जा रहा है। खाद्य पैकेजिंग, डिस्पोजल कटलरी, कचरा बैग, एग्री फिल्म में प्रयोग किया जा रहा है। तो ये हमने कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था हमारा प्लास्टिक वाला, बायोप्लास्टिक और ट्रेडिशनल प्लास्टिक में अपन ने अंतर देखा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर मेंस के हिसाब से। तो अगला टॉपिक है अनुसंधान संस्थान और परियोजनाएं। कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली संस्था है वो है ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। ICAR कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। 1929 में गठित की गई थी, लेकिन इसका पूर्व नाम या स्टार्टिंग नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और वर्तमान नाम है ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये देश की सर्वोच्च कृषि अनुसंधान संस्थान है। मुख्य कार्य की बात करें तो फसलों, पशुधन, मछली पालन व कृषि जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान करना इसका प्रमुख कार्य है। कृषि विश्वविद्यालयों की देखरेख करना, कृषि संबंधित राष्ट्रीय मिशनों को तकनीकी सहयोग, टेक्निकल सपोर्ट देना भी इसका प्रमुख कार्य है। योगदान की बात करें तो ICAR और एक और संस्था है NBPGR जो इसी के अंतर्गत कार्यरत हैं, वो मिलके पादप जर्म प्लाज संरक्षण करते हैं। इसके अलावा ICAR के अंतर्गत एक और संस्था है IIARI, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, कृषि बायोटेक अनुसंधान करते हैं। इसके अलावा बायोटेक बीज बनाना, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, बायो फर्टिलाइजर्स जैसी चीज़ें भी बनाने में कार्यरत है।
जो दूसरी संस्था है वो है डीबीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी विभाग। सबसे पहले ये देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। स्थापना हुई थी इसकी 1986 में। भारत में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान को बढ़ावा देने वाली सर्वोच्च संस्था है। मुख्य कार्य हैं जैव प्रौद्योगिकी आधारित प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करना, इसके अलावा बायोटेक क्लस्टर्स जैसे एनसीआर बायोटेक साइंस क्लस्टर का निर्माण करना, शोध छात्रवृत्तियाँ देना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना और नीति निर्माण करना। प्रमुख पहल की बात करें तो बायोटेक किसान, बायो एनर्जी मिशन और बायो डिज़ाइन प्रोग्राम जैसी पहले इसने चला रखी है। अगली संस्था है नाबी। नाबी मतलब नेशनल एग्री बायोटेक इंस्टीट्यूट यानी राष्ट्रीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान। 2010 में इसको स्थापित किया गया था मोहाली पंजाब में। डीबीटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अधीन कार्यरत स्वतंत्र संस्था है। उद्देश्य है इसका पोषण आधारित फसल सुधार यानी बायो फोर्टिफिकेशन करना, कृषि और आहार सुरक्षा हेतु जीनोमिक्स, मेटाबोलिमक्स और नैनो बायोटेक्नोलॉजी का विकास करना। प्रोजेक्ट्स की बात करें तो गोल्डन राइस, आयरन रिच व्हीट यानी कि गेहूँ, मेटाबोलिटिक मैपिंग और पल्सेज यानी दालों में मेटाबोलिटिक मैपिंग करना, एडिबल वैक्सीन डेवलपमेंट करना इसके प्रमुख प्रोजेक्ट्स हैं। अगली संस्था है IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। 1905 में स्थापित की गई थी, पूसा नई दिल्ली में। ICAR के अंतर्गत ये कार्यरत है। प्रमुख कार्य की बात करें तो फसल सुधार, कीट नियंत्रण, मृदा विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी में अग्रणी है। भारत की हरित क्रांति में इसका अहम योगदान रहा है। अन्य योगदान की बात करें तो ट्रांसजेनिक घोंसले तैयार करना, GM मस्टर्ड पर अनुसंधान, GM मस्टर्ड यानी सरसों पे, जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों पे अनुसंधान करना, बायोफोर्टिफाइड गेहूँ व धान की किस्में तैयार करना। अगली संस्था है बिराक एंड बायोनेस्ट। ये नवाचार और स्टार्टअप में सहयोग करती है। बिराक की बात करें तो ये बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल है। ये डीबीटी के अंतर्गत कार्यरत स्वायत्त निकाय हैं। उद्देश्य हैं जैव तकनीकी स्टार्टअप्स, MSMEs और औद्योगिक नवाचार को सहयोग देना। प्रमुख योजनाएं हैं बिग स्कीम बायोटेक इग्निशन ग्रांट देना, पेस स्कीम प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना, फंड फॉर बायोटेक स्टार्टअप्स, बायोटेक स्टार्टअप्स के लिए क्या करना, फंड देना। और नेक्स्ट है बायोनेस्ट यानी बायोटेक इंक्यूबेटर नेटवर्क। डीबीटी बिराक द्वारा समर्थित एक इंक्यूबेशन इकोसिस्टम। इसका उद्देश्य है जैविक स्टार्टअप्स को लैब, तकनीकी और सलाहकार सहायता देना। बायोनेस्ट केंद्र्स की बात करें तो एम्स के अंदर हैं, IITs में हैं, IARI में हैं, नाबी में हैं और NIPGR जैसे प्रमुख संस्थानों में स्थापित किए गए। कुल 60+ बायोटेक इंक्यूबेटर केंद्र भारत में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। तो ये हमने टोटल 6 संस्थाएं पढ़ी। पहली थी ICAR, 1929 में स्थापित की गई थी, कृषि अनुसंधान और विश्वविद्यालय निगरानी में कार्यरत। फिर है डिपार्टमेंट ऑन बायोटेक्नोलॉजी, 1986 में स्थापना हुई थी। बायोटेक नीति, फंडिंग और मिशन इसका प्रमुख लक्ष्य है। फिर है नाबी, 2010 में स्थापित की गई थी, पोषण आधारित फसल सुधार इसका प्रमुख कार्य है। फिर IARI 1905 में स्थापित की गई थी, फसल नवाचार और GM रिसर्च में। फिर है बिराक, 2012 में स्थापित की गई थी, बायोटेक स्टार्टअप्स को फंडिंग देना। और फिर है बायोनेस्ट, 2015 में लैब सुविधा व मेंटरिंग इंक्यूबेशन के लिए स्थापित की गई थी। तो ये हमारी कुछ प्रमुख। चलिए अगला टॉपिक है हमारा कानून, नीति एवं नियामक ढांचा, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट कानून्स बायोटेक्नोलॉजी के, कुछ पॉलिसीज और कुछ रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। भारत में GEAC और RCGM की भूमिका। सबसे पहले तो ये देखो कि GEAC क्या होती है। तो ये होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। इसका जो मुख्य काम है वो है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनको अनुमति देना। सबसे पहले तो ये देखो कि ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है वो किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। तो वो है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये किसका पार्ट है। तो ये है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत गठित की गई है। भूमिका है इसकी GM यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों उत्पादों की पर्यावरणीय सुरक्षा की जांच करना, फील्ड ट्रायल व वाणिज्यिक उत्पादन की अनुमति देना, जैव सुरक्षा नियमों के अनुपालन की निगरानी करना, इसके अलावा जनहित व प्रदूषण प्रभावों की समीक्षा करना।
एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि बीटी कॉटन को 2002 में जीईएसी ने स्वीकृति दी थी। इसके अलावा बीटी ब्रिंजल को भी 2009 में स्वीकृति दी थी, लेकिन बाद में कोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई। दूसरी है आरसीजीएम। इसका मतलब होता है रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन। ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। वैज्ञानिक अनुसंधान व परीक्षण के लिए गठित समिति है। इसका क्या रोल है? तो इसका रोल है जीएम जीवों पर शोध परियोजनाओं की अनुमति देना, क्लिनिक और ग्रीन हाउस स्तर के परीक्षण की निगरानी करना, जैव सुरक्षा और प्रयोगशाला व्यवहार के दिशा निर्देश तय करना। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे जीई जेनेटिकली इंजीनियरिंग मक्का या सोयाबीन के लिए आरसीजीएम प्रयोगशाला परीक्षण की निगरानी करता है। दूसरा है पॉलिसी है जैव सुरक्षा नियम 1986 यानी बायोसेफ्टी रूल्स 1989। सबसे पहले तो ये देखो ये किसका पार्ट है? तो ये पार्ट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। और इस एक्ट के अंदर एक है धारा 6, 8 और 25। इसके अंतर्गत 1989 में जैव सुरक्षा नियम 1989 को क्या किया गया है? अधिसूचित किया गया है। भारत के जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग उत्पादों को नियंत्रित करने वाला ये पहला कानूनी ढांचा है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो 6 स्तरीय संस्थाएं बनाई गई है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और जो फसलें हैं उनका देखरेख करती है, उनको कंट्रोल करती है। तो कौन कौन सी 6 स्तर की संस्थाएं हैं? तो पहली है इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी IBSC। दूसरी है रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन RCGM। तीसरी है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GEAC। चौथी है स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी SBCC। फिर है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी DLC। और छठी है मॉनिटरिंग कम इवेल्यूशन कमेटी यानी MEC। इम्पैक्ट की बात करें तो जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में सुरक्षा, मानव और पर्यावरणीय स्वास्थ्य की रक्षा करना इन 6 संस्थाओं का काम है। अनुमति प्राप्त किए बिना कोई GMO उत्पाद विकसित बाजार में नहीं ला जा सकते, यानी कि पहले क्लिनिकल ट्रायल होने के बाद में इन संस्थाओं के द्वारा अप्रूवल दिया जाता है, तभी वह मार्केट में उपलब्ध होता है। एक इंटरनेशनल लॉ है जिसको बोलते हैं कार्टेजेना प्रोटोकॉल। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों से संबंधित कौन सा अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है या कौन सा अंतर्राष्ट्रीय नियम है, तो वो है कार्टेजेना प्रोटोकॉल। ये बायोसेफ्टी से रिलेटेड है। जैव विविधता संधि जो कि CBD है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंतर्गत वर्ष 2000 में तैयार और 2003 में इसे लागू किया गया था। भारत इसका पक्षकार यानी इसकी पार्टी है, यानी भारत ने इस पर साइन किया है। पर्पज की बात करें तो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के सुरक्षित सीमा पर आयात, निर्यात और उपयोग को नियंत्रित करना है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल अपनाना, जहाँ संदेह हो वहाँ पहले सुरक्षा जरूरी है। मुख्य एलिमेंट्स की बात करें तो एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट इसका मुख्य तत्व है। बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस, रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इसके मुख्य तत्व है या इसका मुख्य काम है। रोल की बात, प्रभाव, इम्पैक्ट की बात करें तो भारत को GMO के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पारदर्शिता व सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है। अगली संस्था है हमारी NBPGR यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। कहने का मतलब है राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो। भारत का एकमात्र जो राष्ट्रीय जीन बैंक है वो इसी के अधीन कार्यरत है। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन काम करता है। कौन? NBPGR यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसको स्थापित किया गया था 1976 में। बट ये याद रखना ये ICAR के अधीन कार्यरत है। इसका प्रमुख काम क्या है? तो भारत और विदेशों से पादप आनुवंशिकी संसाधनों का संग्रह व संरक्षण करना, फसलों की प्राकृतिक किस्मों का जीन बैंक में भंडारण करना, और राष्ट्रीय जो जीन बैंक है वो इसी के अधीन कार्यरत है। किसानों और वैज्ञानिकों को बीज वितरण व परीक्षण की सुविधा देना, जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत जीन स्रोतों की रक्षा करना। उपलब्धि की बात करें तो भारत का नेशनल जीन बैंक इसी के अधीन कार्यरत है। 4 लाख से अधिक पादप जर्म प्लाज्म संग्रह है, यानी कि लैब के अंदर संग्रह किए गए, यानी सीड बैंक के अंदर, जीन बैंक के। तो हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी? एक तो देखी GEAC जो कि पर्यावरणीय मूल्यांकन इसका प्रमुख उद्देश्य है, GM फसलों की अनुमति देता है। दूसरा हमने RCGM देखा, वैज्ञानिक निगरानी करता है, अनुसंधान और क्लिनिकल ट्रायल की स्वीकृति देता है और जो भी स्कीम्स होती है उनको अनुमति देता है। इसके अलावा बायोसेफ्टी रूल्स 1989 जो कि जैव सुरक्षा के लिए प्रयोगशाला से खेत तक सुरक्षा इसका प्रमुख कार्य है। फिर है कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो कि अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण का एक नियम है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के सीमा पार
व्यापार में सावधानी देते हैं। फिर NBBGR आनुवंशिक संरक्षण के लिए है, फसलों के बीजों का जीन बैंक निर्माण करना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट। यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का कंप्लीट टॉपिक। इसको हमने 3 क्लास में कंप्लीट किया है। 3 क्लास में हमने हरित जैव प्रौद्योगिकी को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे हमारी रेड बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद में हम पढ़ेंगे रेड के बाद में वाइट, और फिर हमारा बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसके बाद में MCQs प्रैक्टिस करेंगे दवा के, तब जाके हमारा बायोटेक्नोलॉजी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगला टॉपिक है हमारा कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम्स जो कि बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत अभी चल रही है। सबसे पहले हैं बायो एग्री मिशन। ये केंद्रीय कृषि मंत्रालय की एक पहल है, यानी केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने ये मिशन चला रखा है। किस लिए? इसका लक्ष्य क्या है? तो जैविक खेती और जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी का विस्तार करना। इसके द्वारा किसानों को बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स, माइक्रो प्रोपोगेशन तकनीक का प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की जाती है। इसके प्रमुख घटकों की बात करें तो किसानों के लिए प्रशिक्षण और कार्यशालाएं बनाई गई है। इसके अलावा समायोजित सब्सिडी जैव इनपुट्स पर दी जा रही है। क्षेत्रीय बायोटेक किसान कक्ष स्थापित किए जा रहे हैं। इसके प्रभाव की बात करें तो जैविक खेती को व्यापक मंच प्रदान करना, ट्रैकों का गांव स्तर पर प्रसार करना, पर्यावरणीय सुधार और लागत में कमी करना। दूसरी स्कीम है बायोटेक किसान योजना। ये कृषि विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वर्किंग टू गार्डन कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को जैव प्रौद्योगिकी तक सीधी पहुंच देना है। उद्देश्य है किसानों को विस्तृत वैज्ञानिक तकनीक समझाना और प्रयोग करना सिखाना। सुविधाओं की बात करें तो गांव में पायलट प्लांट्स लगाना, प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा मदद करना। स्वीकृत तकनीकों की बात करें इस स्कीम के अंतर्गत या इस मिशन के अंतर्गत तो टिश्यू कल्चर है जो कि प्रयोगशाला के अंतर्गत परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा बायो फर्टिलाइजर्स बनाना, बायो पेस्टिसाइड्स बनाना, इसके अलावा मोलिकुलर डायग्नोसिस करना। तो इसके प्रभाव हैं खेती में नवीन तकनीकों का उपयोग करना, किसान सशक्तिकरण व जागरूकता उत्पन्न करना, उच्च गुणवत्ता वाली फसलें पैदावार करना। तीसरी स्कीम है राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। उद्देश्य है देशव्यापी जैविक खेती को प्रोत्साहित करना, पर्यावरणीय सुधार व स्वास्थ्य की रक्षा करना। मुख्य घटक है किसान समूहों को प्रमाणन और बाजार तक पहुंच प्रदान करना, संस्थागत प्रशिक्षण, जांच और सब्सिडी देना, ऑर्गेनिक खेती नेटवर्क विकसित करना। प्रभाव की बात करें तो हरित क्रांति से जैविक खेती में संक्रमण, भारत को जैविक उत्पादों का निर्यात बनाना और स्वस्थ मिट्टी और भोजन की आपूर्ति करना। फिर फोर्थ है FAO की बायोटेक रिपोर्ट्स। FAO का मतलब होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक USA का डिपार्टमेंट है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी कुछ रिपोर्ट्स आती है बायोटेक्नोलॉजी पर आधारित, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो FAO हर साल जैव प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ये रिपोर्ट्स GM क्रॉप्स पर होती है, बायो फर्टिलाइजर्स पर होती है, बायो पेस्टिसाइड्स, बायोटेक इनेबल्ड फिशरी एंड एग्रीकल्चर पर डेटा विश्लेषण देती है। महत्व की बात करें तो वैश्विक रुझान व बेंचमार्किंग के लिए उपयोगी हैं ये रिपोर्ट्स। पता चलता है कि बायोटेक्नोलॉजी का विकास कहाँ पर कितना और किन किन क्षेत्रों में हो रहा है। नीति निर्माताओं को दिशा निर्देश देना, विकासशील देशों के लिए सुझाव प्रदान करना। इसके अलावा प्रभाव की बात करें तो नीति निर्माण में सहायता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व तकनीकी आदान प्रदान करना। 5वीं स्कीम है स्टेट योजना। इसका मतलब होता है सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, जो कचरे से ईंधन बनाने पर आधारित है। इसे पेट्रोलियम व ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। किसानों, MSMEs व IEMS को स्टार्टअप सब्सिडी व तकनीकी सहायता के माध्यम से CBG कंप्रेस्ड बायोगैस इकाइयाँ लगाना। प्रमुख घटकों की बात करें तो कृषि, पशु, फूड व अन्य जैव अपशिष्ट स्रोतों से कंप्रेस्ड बायोगैस फ्लेक्सिब मॉडल CBG यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस को ग्रीन ईंधन, शहर गैस ग्रिड आदि में सप्लाई करना। प्रभाव की बात करें तो अपशिष्ट मूल्यांकन करना, ऊर्जा उत्पादन, किसानों, ग्रामीणों को आय, ग्रीन हाउस गैस स्तर में कमी लाना इसके प्रमुख उद्देश्य। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी जो कि हमने देखी।